हेलो फ्रेंड्स। आइए मेरे चैनल गुड लक कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, वर्ष 2026 की घटना चक्र की पुस्तक है और इसका विषय है भारतीय इतिहास। इसमें विभिन्न राज्यों के पीसीएस और आईएएस परीक्षाओं में जो गत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनका हल व्याख्या सहित दिया गया है और व्याख्या अति महत्वपूर्ण है। मेरी सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया था। आशा करता हूँ आप भी इससे लाभान्वित होंगे और अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व प्राचीन भारत में 16 बड़े महाजनपद थे। ठीक है, और इन 16 महाजनपदों के नाम क्या क्या हैं? कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, काम्बोज, अवंती, अस्सक या अस्मक भी कहते हैं इसको, तथा गांधार। ठीक है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इनका उल्लेख किया गया है, लेकिन नाम कुछ भिन्न है इनके। 16 महाजनपदों के नाम इसमें जो जैन ग्रंथ हैं उत्तर निकाय उसमें मिलते हैं, और किंतु इनमें नाम भिन्न हैं। नाम क्या क्या है? जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में अंग, बंग, मलय, अच्छ, वच्छ या वत्स, मगह या मगध, मालव, कोच्छ, लाड़, मोली जिसे मल कहते हैं, कौशल, काशी, पाढ़, समुत्तर या सुमहोत्तर, अवाह एवं वज्जी। ठीक है, बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले में ये अंग महाजनपद था, या ये जो जनपद हैं वर्तमान में ये अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। ठीक है, इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। ठीक है, तो अंग की राजधानी कई बार पूछी गई है और ये मालिनी भी पूछा गया है। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम अंग का क्या था? मालिनी। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। ठीक है, महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। ये हैं 6 महानगर, कौन कौन से हैं? चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं जो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आगामी परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न संभावित हैं। प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा इनको। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। ठीक है, इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। ये वही जरासंध है भगवान कृष्ण वाले। ठीक है, जिसने ग्रीवरज या राजगृह, ग्रीवरज को राजगृह भी कहते हैं, इसको अपनी राजधानी बनाया था। किसने? जरासंध ने। महाभारत के सभा पर्व में ग्रीवरज या राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। एक कॉलम में दिया है महाजनपद, दूसरे में दिया है आधुनिक स्थल या क्षेत्र, और तीसरे में दिया है इनकी राजधानी। तो कुरु महाजनपद कहाँ था? आधुनिक स्थल कौन सा है इसका? मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर। ये वही कौरव पांडवों का हस्तिनापुर क्षेत्र था। ठीक है, इसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं। ठीक है, पांचाल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद ये ज़िले पहले पांचाल महाजनपद को निर्मित करते थे। ठीक है, और अहिछत्र तथा काम्पिले इसकी राजधानी थी पांचाल की। सूरसेन, सूरसेन मथुरा का पुराना नाम है। ये ब्रजमंडल का क्षेत्र है और इसकी राजधानी मथुरा थी। वत्स,
प्रयाग तथा कौशाम्बी का क्षेत्र जो है, यहाँ पर वत्स महाजनपद था और कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। ठीक है। कौशल अवध का क्षेत्र है। कौशल की राजधानी यह तो साकेत तथा श्रावस्ती, ये दो राजधानी थी इसकी, और इनकी राजधानियाँ पूछी जाती हैं अधिकांशतः AB लिस्ट में मिलान के लिए। छठा है मल्ल महाजनपद, और कुशीनगर देवरिया आदि जिलों के आसपास के क्षेत्र में ये मल्ल महाजनपद था। ठीक है। कुशीनारा और पावा इसकी राजधानी थी। काशी वाराणसी के समीपवर्ती क्षेत्र को कहते हैं और वाराणसी इसकी राजधानी थी। अंग ये भागलपुर और मुंगेर जो बिहार में है, और चंपा इसकी राजधानी थी। मगध पटना नालंदा गया आदि जिले हैं इसका क्षेत्र, और ग्रीवरज अथवा राजगृह इसकी राजधानी थी। वज्जी वैशाली दरभंगा ये सब बिहार का क्षेत्र है, तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र मिलकर के वज्जी महाजनपद बनता था, इसकी राजधानी वैशाली थी। चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र का पूर्वी भाग एवं निकटवर्ती क्षेत्र, ये आपका चेदी महाजनपद था और इसकी राजधानी थी सोतिवती, या सुक्तिमती भी लिखा रहता है कुछ बुक्स में, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सुक्तिमती या सोक्तिवती एक ही बात है। मत्स्य महाजनपद जयपुर, अलवर और भरतपुर को मिला करके बनता था और इसकी राजधानी थी विराटनगर। असमक महाजनपद गोदावरी नदी घाटी का क्षेत्र था और इसकी राजधानी पोटन या पोटली। ठीक है। अवंती महाजनपद जो था पश्चिमी तथा मध्य मालवा का जो क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। उज्जैनी तथा महिष्मती इसकी राजधानी थी। ठीक है। गांधार जो महाजनपद था, ये पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी भाग और अफगानिस्तान का पूर्वी भाग मिलकर के बनता था ये महाजनपद, और तक्षशिला इसकी राजधानी थी। ठीक है। बताते हैं कि तक्षशिला को भगवान राम के जो भाई थे भरत, उन्होंने बसाया था तक्षशिला। नंबर 16 कंबोज। कंबोज जो है ये जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र और हजारा जिला पाकिस्तान, राजपुर या हाटक इसकी राजधानी थी। ठीक है। काशी का शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अंतोगत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। प्रसेनजीत के समय कौशल में काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य सम्मिलित था। ठीक है। शाक्य कौशल की अधीनता स्वीकार करते थे, जबकि पावा और कुशीनारा के मल्ल स्वतंत्र थे, ये स्वतंत्र गण थे। ठीक है। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजित 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। महाकाव्य काल में कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। ठीक है। महाकाव्य काल में ध्यान रखिएगा। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती एवं अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी ये श्रावस्ती और दक्षिणी भाग की राजधानी कुशावती। उत्खननों के आधार पर ज्ञात होता है कि प्राचीन श्रावस्ती नगर ये अर्धचंद्राकार था। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा जो प्राचीन नगर है वो अर्धचंद्राकार था, तो ये श्रावस्ती है, इसका ध्यान रखिएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, देवरिया आदि जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में मल्ल महाजनपद था। ठीक। इसके 2 भाग थे। एक की राजधानी पावा या फाजिलनगर या उस्मानपुर। ठीक है। उस समय पावा था इसका नाम, आज इसको फाजिलनगर या उस्मानपुर कहते हैं। तथा दूसरे की कुशीनारा या कसिया थी। ठीक है।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। ठीक है, यह चंबल घाटी का क्षेत्र है। ठीक, ये कौन सा क्षेत्र है? चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी सौत्थिवती थी या सुक्तिमती, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती से की जाती है। महाकाव्य काल में चेदी का शासक शिशुपाल था। ठीक है, भगवान कृष्ण ने जिसका सिर काटा था अपने चक्र से, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। प्रयागराज तथा कौशाम्बी जिलों के आसपास के क्षेत्र में वत्स महाजनपद स्थित था। ठीक है, विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने के कारण कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर गंगा में बाढ़ आई और उसमें बह गया हस्तिनापुर, और जो राजा निचक्षु थे उन्होंने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। इम्पोर्टेंट, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवास दत्तम में वर्णित किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के समीपवर्ती भूभागों में स्थित था। ठीक है, ये कौरव पांडवों का क्षेत्र है। मध्यकालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। ठीक है, पांचाल महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि के जिलों से मिलकर बनता था। आधे से अधिक तो यूपी में ही थे। ये जितने महाजनपद थे 6 थे टोटल यूपी में। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य या पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्याकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल महाजनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था। ठीक है, कौन गणतंत्र था, कौन राजतंत्र था, ये भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक वहाँ वह एक गणराज्य हो गया। बाद में ये जो है गणराज्य हो गया कौटिल्य के समय में। ठीक है, पांचाल। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ है। इसके अंतर्गत वर्तमान में अलवर भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। किसकी? जो मत्स्य महाजनपद था इसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, अच्छा, इसकी राजधानी विराटनगर की स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मैथुरा कहते हैं। अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के ये गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र है, इसमें स्थित था अस्मक महाजनपद। और महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो दो राजधानियों वाले महाजनपद हैं इनकी राजधानियाँ अधिकांशतः पूछी जाती हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो ये 2 राजधानी वाले जितने भी महाजनपद हैं
इनको पैनी नज़र से प्लीज़ देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रद्योत था। प्रद्योत के पांडुरंग रोग से ग्रसित हो जाने के कारण बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक उसके उपचार के लिए भेजा था। ठीक है, प्रद्योत जो राजा था। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि प्रद्योत के पीलिया रोग या पांडु रोग से ग्रसित हो जाने के कारण किस राजा ने अपना राजवैद्य जीवक उसके उपचार हेतु भेजा था, तो ये बिंबिसार है इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया। प्राचीन भारत के पश्चिमोत्तर भाग में 2 महाजनपद थे। ये महाजनपद थे गांधार और कंबोज। गांधार महाजनपद वर्तमान उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। ठीक है, यहीं की गांधारी थी। ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र है गांधार महाजनपद। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत ने की थी। राम के जो भाई हैं भरत, श्री राम जी के भाई, तक्षशिला नगर की स्थापना की थी। तक्षशिला आजकल पाकिस्तान में है। कभी तक्षशिला में यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर चाणक्य जैसे विद्वान पैदा हुए। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। कौटिल्य ने काम्बोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाले कहा है। प्राचीन समय में काम्बोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। देखिए, दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि शस्त्रोपजीवी संघ किसको कहा गया है, गांधार को, और घोड़े कहाँ के विख्यात थे, तो ये कंबोज के थे। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। प्राचीन समय में कंबोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। 16 महाजनपदों में से 4 कौशल, मगध, वत्स और अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। अच्छा, 8 थे, तो 16 में से 8 तो यूपी में हो गए। ये महाजनपद हैं काशी जो यूपी में है, काशी, कौशल, वत्स, मल, कुरु, पांचाल, सूरसेन तथा चेदी। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व में आने का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग्ग, अलकप्प के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामाग्राम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलेवन के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदेह। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। 2-3 बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, न्यूमिस्मेटिक्स किससे संबंधित है, तो ये सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा लगाकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ठीक है, ये सिक्के 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन रहा है कि बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वज्जी क्या था? संघ। देखिए, कौन संघ था, कौन गणतंत्र था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था में अट्ठकुलिक नामक एक मध्यवर्ती न्यायाधिकरण का उल्लेख मिलता है। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। यह हर्यक वंश से संबंधित था।
तो बिंबिसार ये हर्यक वंश से था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया था। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बन गया था। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना या छलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। दूसरा विवाह इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशल देवी के साथ किया था। इस विवाह से उसे काशी प्रांत अथवा उसके कुछ ग्राम प्राप्त हो गए थे। ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और कई डायमेंशन से पूछे गए हैं, कई क्वेश्चन बन रहे हैं, आए हैं परीक्षाओं में। तो इसको प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा, भविष्य में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसने बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपने जो राज्य का विस्तार किया था, ये बहुत प्रमुख बात है। अच्छा, अन्य वैवाहिक संबंध मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। तो ये मद्र देश की राजकुमारी थी क्षेमा। बिंबिसार ने इसके साथ भी शादी की। ठीक है भाई, कितनी शादी की इसने, आज के समय में होता तो इस पर दहेज एक्ट लग जाता अगर दूसरी से करता। ठीक है, और सरकारी नौकरी में होता तो नौकरी से निकाल दिया जाता इसको। इसने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेणुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान किया। ठीक है, वेणुवन इसने बुद्ध एवं संघ के लिए प्रदान किया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेणुवन किसने किसको प्रदान किया। ठीक है, दीघनिकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहाँ की संपूर्ण आमदनी दान में दे दी। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के आसपास हो गई। बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुणिक, जिसे अजातशत्रु कहते हैं, इसने लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व इसने शासन किया। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु तथा कौशल के शासक प्रसेनजित के बीच संधि हो गई। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया तथा पुनः काशी अथवा उसके कुछ ग्राम पर अधिकार स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने पाटली ग्राम में गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु ने। और कौन कौन सी नदी के संगम पर है ये? गंगा और सोन नदी। क्वेश्चन आया हुआ है। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। ये भी क्वेश्चन जो है आया हुआ है और कई बार पूछा गया है। तो राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की? उदयन ने। अच्छा, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई थी। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। ठीक है, अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इसे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। इससे जो मगध की सीमा है वो पश्चिम में मालवा तक पहुंच गई। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि यह अवंती के अधीन था।
अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी भारत के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। तो वैशाली को राजधानी किसने बनाया? वैशाली को राजधानी बनाया शिशुनाग ने। ठीक है, अच्छा, शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। दूसरी बार किसने राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? कालाशोक ने। ठीक है, पहली बार किसने की थी? उदयन। चलिए आगे। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इस संगीति के बाद बौद्ध संघ दो संप्रदायों स्थविर और महासंगीत में विभाजित हो गया। बाणभट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की वह निम्न वर्ण से था, निम्न जाति से। विभिन्न ग्रंथों में उसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराणों में उसका नाम नंद मिलता है, जिसे महापद्म भी कहते हैं, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, जो महापद्म नंद था जिसने नंद वंश की स्थापना की थी, ये जो अंतिम राजा थे शिशुनाग वंश के महानंदिन, उनकी शूद्र स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के अनुसार वह नापित या नाई पिता और वेश्या माता का पुत्र था। परिशिष्ट पर्व तो कुछ और ही कह रहा है कि वह नाई भी था और वेश्या माता का पुत्र था। तो फादर इसके नाई थे भैया, जो जैन ग्रंथ कह रहे हैं, और वेश्या माता का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार इनके नाम, जो नंद वंश के राजाओं के नाम हैं, उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, दशसिद्धक, कैवर्त और घनानंद। ठीक है, अब बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का जो शासनकाल है वो दिया गया है। एक कॉलम में वंश का नाम है, एक कॉलम में राजा का नाम है और एक कॉलम में शासनकाल है। हर्यक वंश, राजा का नाम है बिंबिसार, 544 से 492 ईसा पूर्व, और 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व अजातशत्रु, उदयन तथा उसके उत्तराधिकारी, और शासनकाल रहा है इनका 492 से 460 ईसा पूर्व। ठीक है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, ये शिशुनाग राजा है, काकवर्ण है, काकवर्ण के 10 पुत्र हैं। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का शिशुनाग का कार्यकाल रहा है 412 से 394 ईसा पूर्व। ठीक, काकवर्ण 394 से 366 ईसा पूर्व, और काकवर्ण के 10 पुत्र रहे हैं 366 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। ठीक है, और नंदवंश, महापद्म नंद उग्रसेन 344 से 321 ईसा पूर्व, महापद्म नंद और उसके 8 पुत्र। ठीक है जी, तो सन तो इनके नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, आप याद रख सकते हो, लेकिन पूछे नहीं जाते हैं सन।
महापद्मनंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है महापद्मनंद को। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि ग्रहण की। इसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं, इक्ष्वाकु, कलिंग, अश्मक, पांचाल, काशेय, है, कुरु, मैथिल, शूरसेन, वीतिहोत्र। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु में 24 राजा, कलिंग में 32 राजा, अश्मक में 25 राजा, पांचाल में 27 राजा, काशी में 24 राजा, है में 28 राजा, कुरु में 36 राजा, मैथिल में 28 राजा, शूरसेन में 23 राजा तथा वीतिहोत्र में 20 राजाओं ने शासन किया। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नंदराज का उल्लेख मिलता है। इम्पोर्टेंट, नंदवंश का अंतिम राजा घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। इम्पोर्टेंट, यूनानी लेखों में उसे अग्रमीज कहा है। इम्पोर्टेंट, जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया है। तमिल और सिंहली ग्रंथों से भी उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रसाल उसका सेनापति था। ठीक है, नंदराज का ये सेनापति भी पूछा गया है नाम, तो ध्यान रखिएगा। घनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा तथा असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद को पराजित किया और मगध में अपनी सत्ता स्थापित की और नंदवंश का अंत किया। ठीक है, तो ये अंतिम राजा घनानंद था नंदवंश का, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका और मगध पर अपनी सत्ता चाणक्य के सहयोग से स्थापित की। वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में हुआ माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार नंद शासकों का झुकाव श्रमण परंपराओं की ओर था। जैन परंपरा में कल्पक नामक अमात्य का उल्लेख मिलता है। इसकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला। घनानंद का जैन अमात्य शकटाल था। ठीक है, पुराणों के अनुसार बिंबिसार ने नंदों तक के राजाओं का जो शासनकाल है वो दिया गया है। एक तरफ राजा का नाम है, दूसरी तरफ शासनकाल वर्ष में है। तो शिशुनाग ने 40 वर्ष किया है शासन, काकवर्ण ने 26 साल किया है और क्षेमेंद्र ने 36 वर्ष किया है, क्षेमजित ने 24 वर्ष, बिंबिसार ने 28 वर्ष, अजातशत्रु ने 25 वर्ष, दर्शक ने 25 वर्ष, उदयन ने 33 वर्ष और नंदीवर्धन ने 40। ये शासनकाल तो नहीं पूछता है। ठीक है, और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नंदवंश का शासन इस समय में सबसे अधिक वर्ष तक रहा है। ये 43 ईयर है। दूसरे नंबर पर शिशुनाग है जो 40 वर्षों तक शासनकाल में रहे हैं। आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप इससे लाभान्वित होंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।